बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना MGT 211 का लेक्चर नंबर 26 करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में एंड मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम लोगों ने बात करनी है। मार्केटिंग रिसर्च के बारे में हम लोग पिछले लेक्चर में बड़ा ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद आज हम लोग ये देखेंगे कि कंज्यूमर्स के बिहेवियर को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कैसे मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने ये भी कहा था ना, हम लोग मार्केट में सेगमेंटेशन करते हैं, उसमें हम लोग पर्सनल डिफरेंसेस देखते हैं, साइकोग्राफिक डिफरेंसेस को देखते हैं, उसके बाद डेमोग्राफिक डिफरेंसेस वगैरह को देखते हैं, जियोग्राफिक डिफरेंसेस को देखते हैं। तो थोड़ा हम लोग इस चीज़ में भी देखेंगे कि इसमें हम लोग डिफरेंसेस कैसे देखते हैं, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग देखते कैसे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल इजी सा आपका चैप्टर है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस चैप्टर। थोड़ा सा ये आपका शॉर्ट भी है, ज़्यादा कोई लंबा नहीं है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा चैनल को और आगे शेयर लाजमी कीजिएगा वीडियो को। अच्छा, मार्केटिंग रिसर्च वो प्रोसेस होता है ना जिसमें हम लोग मार्केट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज होते हैं उसके बारे में डेटा को हम लोग इकट्ठा करते हैं। फिर हम लोग अपने रॉ डेटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में इकट्ठा कर जो है ना वो ट्रांसफॉर्म करते हैं, यानी कि डिजिट्स के फॉर्म में या ऐसी फॉर्म में कि आप लोग अपने डेटा को इजीली कैलकुलेट कर सके, इंटरप्रेट कर सके। इससे क्या होता है कि आपके डिसीजंस भी इम्प्रूव हो जाते हैं और आप लोगों के जो रिस्क वगैरह होते हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं। मार्केटिंग जो रिसर्च होता है ये आप लोगों को मार्केटिंग के हर फेज में हेल्प आउट करती है। आप लोगों ने कोई गोल्स वगैरह सेट करने हो, मार्केट शेयर करने के लिए, न्यू प्रोडक्ट्स आप लोगों ने डेवलप करना हो, अपने प्रोग्राम की इफेक्टिवनेस को आप लोगों ने मॉनिटर करना हो, हर फेज में आपको मार्केटिंग रिसर्च बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होती है कि इसके थ्रू एक तो आप लोग कंपटीशन आपका जो होता है उसको आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं, आपकी इंडस्ट्री के क्या ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं, आप जा रही इंडस्ट्री डाउन जा रही है उसको आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। आप लोगों के कस्टमर्स आपसे कितना सेटिस्फाई हैं, कस्टमर्स की सेटिस्फेक्शन को भी आप लोग मेजर कर सकते हैं। और मार्केट रिसर्च आपकी प्रोडक्ट के किसी भी फेज पे हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग प्रोडक्ट के शुरू में ही उसको करवाएं, किसी भी फेज पे कभी भी आपका दिल चाहे आप लोग मार्केटिंग रिसर्च कर सकते हैं। अब रिसर्च का जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो आपकी करंट सिचुएशन होती है उसको आप लोगों ने स्टडी करना होता है, फिर आप लोगों ने रिसर्च मेथड सिलेक्ट करना होता है, फिर आप लोगों ने डेटा कलेक्ट करना होता है। वो वाला डेटा जो कि ऑलरेडी पिछली रिसर्च से आपके पास अवेलेबल होता है, वो सेकेंडरी डेटा होता है, उसको भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं। और जो आप लोग अपनी रिसर्च के थ्रू नया डेटा कलेक्ट करते हैं उसको हम लोग प्राइमरी डेटा बोलते हैं, उसको भी आप लोग यूज़ करते हैं। दोनों तरह के डेटा को इस्तेमाल करते हुए आप लोग दोनों डेटा को एनालाइज करते हैं और फिर आप लोग एक रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। ये तो हम लोगों ने देखा था कि हम लोग ये वाला सारा मेथड इस्तेमाल करते हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा था, पढ़ा था हम लोगों ने कि आपने रिसर्च मेथड को चूज करना होता है। आज के सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं कि आप कौन कौन से रिसर्च मेथड्स चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर देखे जो जाते हैं वो 4 तरह के रिसर्च मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एक जो रिसर्च मेथड इस्तेमाल होता है दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मेथड आप लोग इस्तेमाल करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। ये वो मार्केट रिसर्च टेक्निक है जिसमें सिंपली आप लोग अपने कंज्यूमर्स के बिहेवियर को देखते हैं और रिकॉर्ड करते चले जा रहे होते हैं। ये सबसे ज़्यादा पुरानी टेक्निक है मार्केट रिसर्च की, लेकिन अब इसको अप टू डेट कर दिया गया है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स इसमें अब इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक सुपरमार्केट स्कैनर्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन स्कैनर्स की मदद से जितने मैनेजर्स होते हैं वो ये देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा बिक रहा है, एज़ कम्पेयर टू कि वो सारी इन्वेंट्री का चक्कर लगाएं और शेल्फ वगैरह को देखें कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिक है। वो स्कैनर्स की मदद से कंप्यूटर में डेटा फीड होता चला जा रहा होता है, तो ईजिली वो वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद एक और जो तरीका होता है रिसर्च मेथड का, दैट इज़ अ सर्वे मार्केट रिसर्च। ये जो टेक्निक है इसमें हम लोग क्वेश्चनियर का इस्तेमाल करते हैं, लोगों से हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। अब ये 2 तरह से आप लोग कर सकते हैं, या तो आप लोग उनको मेल करें, ईमेल के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू आप लोग पूछ सकते हैं, या तो फिर आप लोग इंटरव्यू की बेस पे भी पूछ सकते हैं। सर्वे ज़्यादातर एक्सपेंसिव पड़ते हैं, महंगे होते हैं, और लेकिन ये है कि इनकी एक्यूरेसी डिफरेंट होती है, मतलब कुछ सर्वे ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, कुछ एक्यूरेट नहीं भी होते। और इसमें ये भी डिफ़िकल्ट होता है फाइंड आउट करना कि आप लोग किन लोगों से सवाल करेंगे तो आप लोगों को पूरी की पूरी पॉपुलेशन से रिलेटेड
जवाबात मिल सकते हैं, तो ये भी मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप को भी तलाश करना मुश्किल होता है। उसके बाद तीसरा जो मेथड हो दैट इज़ अ फोकस ग्रुप मार्केट रिसर्च। ये वो टेक्निक होती है जिसमें आप लोग लोगों का छोटा सा ग्रुप इकट्ठा कर लेते हैं, उनको आप लोग एक इशू देते हैं और आप लोग उसको कहते हैं कि आप लोग गहराई में इस इशू को डिस्कस करें। अब इससे क्या होता है कि एक तो आपका कॉम्प्लेक्स इशू भी था तो भी अच्छे तरीके से वो एक्सप्लोर हो जाएगा, और क्योंकि डिफरेंट किस्म के लोग मौजूद हैं तो वो हर बंदा डिफरेंट सॉल्यूशंस देगा, तो आप लोगों के पास बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस आ सकते हैं। और इसमें क्योंकि स्मॉल साइज इस्तेमाल होता है लोगों का, 6 से लेके 15 लोग ही इसमें बेस्ट समझे जाते हैं, तो ये है कि बड़ी मार्केट को जो है ना ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो फोकस ग्रुप्स हैं इनको ज़्यादातर पहला स्टेप समझा जाता है, इससे फिर मज़ीद आगे जो है ना वो रिसर्च की जाती है। जो लोगों का ग्रुप लिया जाता है उसको आप लोग एक प्रॉब्लम देते हैं, जो भी आप लोग अपनी रिसर्च के थ्रू आप लोग फाइंड करना चाह रहे हैं वो अपनी मर्जी से जवाबात देंगे, उसी को फिर जवाबात की मद्देनज़र रखते हुए आप लोग आगे जो है ना मज़ीद अपनी रिसर्च को लेके चलते हैं। आखिरी जो मेथड होता है एक्सपेरिमेंटेशन, जिसमें आप लोग एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ये वो मार्केट रिसर्च टेक्निक होती है जिसमें डिफरेंट हालात में आप लोग लोगों के जो सिमिलर जो रिस्पॉन्सेज वगैरह होते हैं, यानी कि सिमिलर एक जैसे लोगों के जो रिस्पॉन्सेज उन्होंने डिफरेंट हालात में दिए होते हैं उनको आपस में आप लोग कंपेयर करते हैं। एक बंदा वो एक दफ़ा एक आंसर दे रहा है, दूसरे डिफरेंट सर्कमस्टांसेस से उसने कोई और आंसर दिया, तो हम लोग उसके आंसर को आपस में कंपेयर करते हैं, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटेशन बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मेथड होता है, लेकिन इसमें आप लोगों को उन सवालों के जवाब मिल जाते हैं जो कि सर्वे में आप लोग नहीं जान सकते, और इसमें कस्टमर्स को इवन कि आप लोग कोई नया प्रोडक्ट का सैंपल भी उनको इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और उससे रिलेटेड आप लोग उनसे रिस्पॉन्सेज वगैरह पूछ सकते हैं। ये तो हम लोगों ने ये देखा था कि मार्केट रिसर्च में हम लोग किस तरीके से रिसर्च मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि कंज्यूमर बिहेवियर को हम लोगों ने अंडरस्टैंड कैसे करना है, कि हमारे लोग आखिर प्रोडक्ट को कैसे ख़रीदते हैं, किन चीज़ों को वो देख के ख़रीदते हैं। ये सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो मार्केटर्स होते हैं वो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को स्टडी करते हैं कि कोई भी इंसान एक प्रोडक्ट ख़रीदता है दूसरा प्रोडक्ट नहीं ख़रीदता, तो आखिर इसके पीछे क्या वजह है। कंज्यूमर मार्केट में एक तो हमारे जो घरेलू सार्फिन होते हैं वो आ जाते हैं, जो कि हमारी अपनी ज़ाती इस्तेमाल के लिए चीज़ों को और सर्विसेज को ख़रीद रहे होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज आ जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट्स और जो कंज्यूमर मार्केट्स होती हैं ना उनमें डिफरेंसेस होते हैं, यानी कि वो मार्केट्स जहाँ से सिर्फ इंडस्ट्रीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस ही चीज़ों को बाय करती हैं और वो मार्केट जहाँ से आम घरेलू सार्फिन अपने ज़ाती इस्तेमाल की चीज़ों को बाय कर रहे होते हैं, तो इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस होते हैं। इन दोनों तरह के जो बायर्स होते हैं इनका डिसाइड करने का प्रोसेस भी डिफरेंट होता है कि हमने चीज़ को लेना है या नहीं लेना, और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इनकी डिसीजन प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये स्टडी करना होता है कि हमारे कंज्यूमर्स कोई प्रोडक्ट क्यों ख़रीदते हैं और क्यों कंज्यूम करते हैं। 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी इंसान के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये आप लोगों के एमसीक्यूज़ के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि हर इंसान की साइकोलॉजी डिफरेंट होती है, उनकी मोटिवेशंस डिफरेंट होती हैं, उनकी परसेप्शंस डिफरेंट होती है, चीज़ को अलग तरीके से वो परसेप्ट करते हैं, समझते हैं, सीखने की एबिलिटी डिफरेंट होती है, एटीट्यूड्स डिफरेंट होते हैं। यही वजह है कि साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस की बुनियाद पे हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसके बाद कुछ पर्सनल डिफरेंसेस भी होते हैं, हर इंसान का लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता है, पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, उनका इकनॉमिक स्टेटस डिफरेंट होता है, कोई लोग अमीर होते हैं कुछ गरीब होते हैं। इस तरह से सोशल डिफरेंसेस होते हैं, सोशल फैक्टर्स होते हैं, यानी कि फैमिली में डिफरेंसेस होते हैं, ओपिनियन लीडर्स कुछ लोग होते हैं जो कि अपने लीडर्स की ओपिनियन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। रेफरेंस ग्रुप्स का भी इसमें अमल दखल होता है। कल्चर की बुनियाद पे भी कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कल्चर है, उसके बाद सब कल्चर, सोशल क्लास वगैरह, ये सारी चीज़ें। कुछ लोग होते हैं जिस किसी एक कल्चर में एक प्रोडक्ट को ख़रीदना अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ पे उनका कल्चर और होता है चीज़ों को इस्तेमाल करने का, दूसरों में और होता है। ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे कंज्यूमर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। आप लोगों ने इन फैक्टर्स को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। अच्छा, आगे हम लोग ये देखते हैं कंज्यूमर जब बाय करते हैं ना, कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो वो क्या प्रोसेस होता है।
ये इसमें 5 स्टेप्स होते हैं। ज़्यादातर कोई भी इंसान जो चीज़ बाय करता है ना, उसमें वो 5 स्टेप्स, वो स्टेप बाय स्टेप ही उसमें चलता है। अब अगर आप लोग चीज़ों के ख़रीदने की नफ्सियात को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि लोग जब भी कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं तो वो अपना डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बनाते कैसे हैं किसी भी चीज़ के बारे में कि क्या चीज़ ख़रीदनी है, क्या चीज़ नहीं ख़रीदना। ये जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, देखा जाए तो ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस ही होता है। हमारी एक प्रॉब्लम ही होती है जिसको हम लोग सॉल्व कर रहे होते हैं चीज़ों को खरीद के। सबसे पहले जो इसमें स्टेप आता है उसमें यही होता है कि प्रॉब्लम और नीड रिकग्नाइशन। यहाँ पे इस पहले स्टेप में कंज्यूमर्स अपनी चीज़ को जब खरीदने के लिए कोई जाते हैं तो शुरुआत ये करते हैं कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अपने ज़रूरियात को, अपने मसलों को सबसे पहले तो रिकग्नाइज करते हैं। अब ये ज़रूरियात मुख्तलिफ तरीके से आ सकती हैं। या तो ये है कि किसी इंसान के हालात चेंज हुए हैं तो नई ज़रूरियात सामने आ गई, या किसी की शादी हो रही है या कोई एम्प्लॉयमेंट की तरफ जा रहा है, तो ये जो हालात चेंज होते हैं ना, इससे मार्केटर्स के लिए एक देखा जाए तो अपॉर्चुनिटी भी साबित हो सकती है। कोई शादी वगैरह आ रही है किसी की तो मार्केटर्स के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी है ना, उनकी तो सेल्स बढ़ेंगी। इसी तरह से जो दूसरा स्टेप फिर इस्तेमाल किया जाता है ना, एक दफ़ा हमें पता चल गया कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या मसला है, उसके बाद अगला जो स्टेप होता है उसमें हम लोग इंफॉर्मेशन जो है ना वो ढूंढते हैं। इंफॉर्मेशन सीकिंग ये स्टेप होता है। इसमें अब आप इंफॉर्मेशन कहाँ से ढूंढेंगे, इंफॉर्मेशन के लिए किन सोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, तो डिफरेंट किस्म के आप लोग सोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्सनल सोर्सेज भी हो सकते हैं और मार्केट सोर्सेज भी हो सकते हैं, पब्लिक सोर्सेज भी हो सकते हैं, और अपने तजर्बे की बुनियाद पे भी आप लोग इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग किस किस्म की इंफॉर्मेशन आप लोग ढूंढते हैं ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर। कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, सॉफ्ट ड्रिंक अगर आप लोगों को चाहिए ना तो आप लोग बस यही चीज़ इंफॉर्मेशन यही देखेंगे कि सॉफ्ट ड्रिंक मुझे कहाँ से मिल सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप लोगों को ज़्यादा एक्सटेंसिव रिसर्च करनी पड़ती है, जैसे लाइब्रेरी रिसर्च होती है ना, आपको ख़ास किस्म की बुक चाहिए होती है जिसमें आप लोगों का इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग कोई कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं तो आप लोगों का इंटरेस्ट होगा, मुझे ये कलर चाहिए, मुझे इस तरह का स्टफ चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्सटेंसिव रिसर्च भी हो सकती है, सुपरफिशियल रिसर्च भी हो सकती है, यानी कि ईजी भी हो सकती है। उसके बाद जब आप लोग इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लेते हैं ना तो आप लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन आ जाती है, मुख्तलिफ जगहों की, मुख्तलिफ प्रोडक्ट की आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। आपके पास बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं कि उन सारे अल्टरनेटिव्स को आप लोग इवेल्युएट करते हैं। इसमें आप लोग मैचिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप लोगों के पास जितने भी अल्टरनेटिव्स आए हैं ना, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके सामने आई हैं, उस प्रोडक्ट के अंदर पाई जाने वाली एट्रीब्यूट्स और खसूसियात को आप लोग मैच करते हैं अपनी ज़रूरियात के साथ। जो प्रोडक्ट उसके अंदर ये खसूसियात ज़्यादा हैं कि वो आपकी ज़रूरत को ज़्यादा अच्छे तरीके से पूरा कर सकती है, तो उसमें फिर आप लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे कि मैंने इस चीज़ को ख़रीदना है। अब इवैल्यूएशन जब आप लोग करते हैं ना, ये भी डिफरेंट हो सकती है। ब्रीफ से भी इवैल्यूएशन आप लोग कर सकते हैं और बहुत ही डेप्थ में भी जाकर आप लोग इवैल्यूएशन कर सकते हैं। खैर, इवैल्यूएशन करने के बाद आप लोग डिसीजन लेते हैं कि मेरी चीज़ को ख़रीदना है। जब भी आप लोग कोई चीज़ को ख़रीदते हैं ना तो इसमें आप लोग दो तरह की ख्वाहिशात को मद्देनज़र रख के ख़रीदते हैं। एक तो आपकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो राशनल होती हैं, यानी कि सोची समझी, जिसमें आप लोग फ़ायदा नुकसान यानी कि नाप तोल के आप लोग चीज़ को ख़रीदते हैं। दूसरी होती है इमोशनल मोटिव्स, यानी कि आपके अंदर कुछ जज्बाती भी तो ख्वाहिशात पाई जाती हैं ना, जिसके मुताबिक आप लोग कोई चीज़ को ख़रीदते हैं। रैशनल मोटिव्स में आ जाता है कि लॉजिकल इवैल्यूएट आप लोग करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट को आप लोग लॉजिकली देखेंगे कि इसकी कॉस्ट कितनी है, कितना यूजफुल है, कितनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। उसके बाद इमोशनल मोटिव्स होते हैं कि आप लोग, इसमें ये होता है कि नॉन ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स होते हैं। आपके बस आपको शौक होता है किसी चीज़ का, या आप लोग ये कहते हैं कि मेरी दोस्त ने ये फलान चीज़ खरीदी थी तो मैंने भी ये वाली चीज़ खरीदनी है। तो अब देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग नाप तोल तो नहीं कर रहे, यहाँ पे आप लोग इमोशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, दोनों तरह की मोटिव्स को इस्तेमाल करते हुए आप लोग परचेज डिसीजन लेते हैं। आखिरी जो आपका स्टेप आता है वो होता है पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन। जब आप लोग एक चीज़ को खरीद लेते हैं ना, जब चीज़ एक बिक जाती है, उसके बाद जो कुछ भी होता है वो सारी की सारी पोस्ट परचेज इवैल्यूएशन में आती है।
इसमें जो कस्टमर्स होते हैं जैसे जैसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं तो या तो वो सेटिस्फाई होना शुरू हो जाते हैं या तो उनको उस प्रोडक्ट से शिकायत होना शुरू हो जाएंगी। अब जो सेटिस्फाइड कस्टमर्स होते हैं वो क्या करेंगे कि वो उसी प्रोडक्ट को दोबारा से जाके ख़रीदेंगे अगर तो उन्होंने उस प्रोडक्ट को उन्होंने इस्तेमाल किया, इंजॉय किया। लेकिन जो अनहैप्पी कस्टमर्स होते हैं एक तो वो खुद भी वो वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे, दूसरा अपना जो नेगेटिव एक्सपीरियंस है वो दूसरे कंज्यूमर्स तक भी वो पहुंचाएंगे, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताएंगे कि भाई ये वाली प्रोडक्ट ना खरीदना, बहुत ही गंदी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये आप लोग करते हैं ना, मतलब फ्रेंड्स वगैरह को आप लोग अवेयरनेस देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर्स को आप लोग बताते हैं, तो ये भी एक चीज़ होती है। ये सारी की सारी जो है ना ये पोस्ट परचेज इवेल्युएशन में आ जाती है। ठीक है, हम इसमें एक तो ये पांचों स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे तरीके से कर लीजिए, और ये इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके अलावा ये वाले जो 4 मेथड्स हैं ना, रिसर्च मेथड, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। रिसर्च प्रोसेस के ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो कॉमन सेंस की बेस पे भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा। बस इतना सब था आप लोगों का लेक्चर, इंटरेस्टिंग था। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई वीडियो आती है तो आपने सब्सक्राइब किया हुआ तो आप लोगों को फ़ायदा होता है कि फ़ौरन से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपके पास ये लेक्चर आ चुका है। ठीक है, तो चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रिकमेंड किया करें, और डिस्कॉर्ड पे लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम्स आने वाले हैं तो आप लोगों को वहाँ पे पेपर्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच।